the name of the chapter is arithmetic progression. First question is, in which of the following situation does the list on the numbers involved make an arithmetic progression? इनमें से कौन से जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनाती है और कौन से नहीं? लेट अस चेक. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Now इस स्टेटमेंट में क्या है कि सपोज ये एक पाथ है, तो वो पाथ में यहाँ से टैक्सी जा रही है, तो 1 किलोमीटर सपोज यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो फेयर है वो 15 रुपीज है. पहले 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर जो है वो 15 रुपीज है, और उसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर जितने जाएगा वो 8 रुपीज बढ़ता रहेगा. दैट मीन्स अगर पहले का 15 है तो दूसरे का कितना आएगा? 15 प्लस 8 दैट इज 23. सो दूसरे किलोमीटर का जो सेकंड किलोमीटर का जो फेयर होएगा वो 23 किलोमीटर होएगा, और उसके बाद 23 में और 8 ऐड करने. अगर ये 1 किलोमीटर है और ये सेकंड किलोमीटर है, ये सपोज थर्ड किलोमीटर है, तो 23 में 8 ऐड किए तो वो कितना आ गया? 31 रुपीज. तो ऐसे करके वो 8 रुपीज हर केस में बढ़ाते जा रहा है. तो हमारी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर and 8 more than 15 rupees for the second kilometer, that is 23, and for the third kilometer it will be 31. So in this way, if we observe this sequence, so in this sequence what we observe that our first number is 15. ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आई है? 15. और जो कॉमन डिफरेंस है दैट विल, वो कैसे सॉल्व करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं. तो 23 माइनस 15 कितना आया? 8. दैट इज 23 माइनस 15 हमारा आ गया 8. अब अगर हम थर्ड माइनस सेकंड करें, A3 माइनस A2, तो वो कितना आता है? 31 माइनस 23, दिस इज अगेन 8. और अगर वो 8 बढ़ता जा रहा है दैट मीन्स क्या हो गया? हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर केस में 8 रुपीज आ रहा है, 8 है, तो दैट मीन्स हर केस में कॉमन डिफरेंस सेम है. हमने किया था कि अगर कोई भी जो सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होए, उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो दैट मीन्स ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है. हमें क्या क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है. So yes, it is a arithmetic progression. Yes, it is an AP. तो ये एक AP sequence. That's all. Now let us do second part. इसमें उसने बोला the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time. मतलब अगर हमारे पास ये एक सिलेंडर है जिसमें कि एयर प्रेजेंट है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जितनी इस सिलेंडर के अंदर एयर होएगी उतना उसका वॉल्यूम होएगा. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी V. इसको हम V के साथ डिनोट करते हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज V. नाउ अगर इस सिलेंडर का वॉल्यूम V है, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इसमें कंटेन कर रही है, वो इसके वॉल्यूम के इक्वल है. तो उसने बोला है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम. मतलब पहले उसके पास इनिशियली वॉल्यूम V के इक्वल एयर थी, हमें नहीं पता कितनी है, लेट अस सपोज जितनी भी होगी उसके वॉल्यूम के इक्वल ही होगी. तो अगर उसके इनिशियली मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई? वॉल्यूम V है. नाउ पहली टर्म V है, उसके बाद उसने कहा when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in a cylinder. मतलब वो क्या कर रहा है? इसके अंदर जो पंप है, सपोज ये पिस्टन है, तो पिस्टन जब इसको दबाएगा तो उसमें से एयर निकल रही है, तो जो एयर जो जा रही है वो 1/4 एयर जो है सिलेंडर के अंदर जितनी भी वॉल्यूम उसके पास पड़ी हुई है उसका जो 1/4 है वो पंप आउट कर रहा है हर बार.
तो उसकी सेकंड टर्म कैसे निकलेगी? सेकंड टर्म विल बी 1/4 ऑफ जो एयर है वो रिमूव हो रही है, तो v माइनस v/4 जितनी वो निकल चुकी है, मतलब जितना उसका वॉल्यूम है उसका 1/4 पार्ट जो है वो रिमूव हो रहा है बाहर, तो बाकी उसके अंदर कितनी बची? 1 माइनस 1/4, अगर v कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 एलसीएम ले लेते हैं तो 4 1 का 4 माइनस 1 इज 3, सो 3/4 ऑफ वॉल्यूम, तो उसकी सेकंड टर्म कितनी आ गई? 3/4 ऑफ वॉल्यूम। अब उसके बाद जो रिमेनिंग सिलेंडर के अंदर हवा है उसका 1/4 वो फिर निकाल देगा, तो अब हमारे पास 3/4 वॉल्यूम है, तो अगर हमारे पास 3/4 है वॉल्यूम, तो 3/4 वॉल्यूम की जो 1/4 पार्ट है वो फिर से निकाल देगा, मतलब जितनी उसके अंदर रिमेनिंग एयर है उसका 1/4 वो हर बार रिमूव करी जा रहा है, तो 3/4 ऑफ वॉल्यूम, अगर ये इसकी रिमेनिंग एयर है तो इसका 1/4 जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो दैट विल बी 3/4 ऑफ v माइनस 3/16 ऑफ वॉल्यूम। तो इतना अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी कितना बचा हमारे पास? 16 हमने एलसीएम ले लिया, तो 16 का और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4 था 16, तो क्योंकि हम जब एलसीएम लेते हैं तो जो 16 हमारा एलसीएम आया, 16 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर जितना भी आया उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 4 12 वॉल्यूम माइनस 16 एज इट इज, 16 1 16, तो इसको 3 के साथ 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 12 माइनस 3 इज 9, सो अगला हमारा कितना आ गया? 9/16 ऑफ द वॉल्यूम। इसी तरह अगर हम फोर्थ वन निकालते हैं तो फोर्थ वन कैसे निकलेगा? फोर्थ वन, अब जो हमारी एयर रिमेन कर रही है वो कितनी है? 9v/16, 9v/16 माइनस इस जो क्वांटिटी का 1/4 है वो रिमूव हो जाएगा, वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव कर रहा है 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। अब हमारे पास कितनी है? 9/16v, उसका जो 1/4 होगा दैट विल बी, इतनी वो रिमूव कर रहा है तो जितनी वो निकाल रहा है उसको ओरिजिनल जैसे माइनस करेंगे तो उतनी क्वांटिटी हमारे पास बचेगी। अब 9/16 ऑफ v हम कॉमन निकाल दें तो ये हमारा बच गया 1 - 1/4, तो 4 का एलसीएम ले ले, 4 - 1 इज 3, मींस हम 3/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 3/4, तो 9 3 27, 27/16, 16 4 64 ऑफ वॉल्यूम। तो इस तरह से ये हमारी एक सीक्वेंस बन गई। अब अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो ये हर बार चेंज हो रहा है, 3/4 - 1, अगर हम वॉल्यूम को इग्नोर करें तो 3/4, 3 - 4/4, एलसीएम ले तो इसका 4 आ गया, 3 - 4 इज 1 - 1/4, अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें तो 9/16 - 3/4, दिस विल बी इक्वल्स टू 16, एलसीएम ले लिया तो 9 आ गया ऊपर, -4 4 16, 4 3 12, 9 - 12 दैट विल बी इक्वल टू -10 11 12, तो -3/16, -3/16 -1/4 के इक्वल नहीं है, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, दैट मींस इट इज नॉट एन एपी सीरीज, सो नो एन एपी सीक्वेंस, ये एपी सीक्वेंस नहीं है। नाउ लेट अस डू थर्ड पार्ट, the cost of digging a well after every meter of digging when its cost is ₹150 for the first meter and rises by 50 for each of the subsequent meter। तो जब हम किसी भी वेल को खोद रहे हैं तो उसका जो पहला मीटर होएगा उसके लिए उसको 150 रुपीज चार्ज पड़ रहे हैं, पर अब आगे जब जितने भी मीटर वो उसको खोदेगा तो हर एक मीटर के लिए उसको कॉस्ट पड़ रही है 50 रुपीज ईच। तो हमने चेक करना है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज एपी और नॉट, तो उसके लिए हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर हम एक वेल को कंसीडर करें
तो वो कहता है कि एक जो वेल है उसको वो खोद रहे हैं, तो पहले मीटर के लिए जो अगर ये गड्ढा है, गड्ढे को उन्होंने खोदना है वेल को, तो वेल को खोदने के लिए उसको पहले मीटर के लिए फॉर द फर्स्ट मीटर उसको चार्ज पड़ रहे हैं 150 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटर होएगा उसके लिए उसको 50 रुपीज मोर पड़ेंगे, दैट मीन्स 200 फॉर द सेकेंड मीटर। फर्स्ट दैट मीन्स हमारी फर्स्ट टर्म की कॉस्ट होगी 150, सेकेंड टर्म विल बी 200, और उसके बाद नेक्स्ट मीटर के लिए उसके फिर 50 रुपीज चार्ज पड़े तो 250, दैट मीन्स थर्ड वन इज 250। अब अगर हम फोर्थ की कैटेगरी करें तो 50 रुपीज और इंक्रीज कर देंगे तो कितना आ गया 300, मतलब हर टर्म में 50-50 का इंक्रीज हो रहा है। तो दैट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या आएगा, 150 रुपीज फर्स्ट, सेकेंड विल बी 200, थर्ड विल बी 250 एंड 300, 350, 400 एंड सो ऑन। तो अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो हर एक केस में 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, इट इज इंक्रीज बाय 50 रुपीज इन ईच केस। दैट मीन्स हमारा अगर A2 माइनस A1 निकालें, ये हमारा A1 है, ये A2 है, A3, A4, A5, A6, तो A2 माइनस A1 इज 50, ऐसे ही A3 माइनस A2 दैट विल बी अगेन 50। तो अगर हम सारे सब्ट्रैक्ट करें 300 माइनस 250 इज अगेन 50, 50 एंड 400 माइनस 350 इज 50। तो हर एक केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। हमने किया है कि अगर कोई सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम आता हो तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, एपी। तो यस इट इज एन एपी। That's all. Now let us do fourth part. Amount of money in an account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum. हर साल के लिए उनका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% है, और पहले के साल में उसने 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 10,000, ये हमारा फर्स्ट जो उसने फर्स्ट टर्म है वो 10,000 होगी, क्योंकि उसने पहले साल 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाया। नाउ अब हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, दैट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। क्योंकि उसने पर एनम के लिए बोला तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट को हम P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 के मेथड से निकालेंगे। Here P is principal, R is rate and T is time. Now कंपाउंड इंटरेस्ट, अब हमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर पहले साल के लिए हमारा 10,000 है, नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट की प्रिंसिपल हमारा 10,000, रेट हमारा आ गया 8% है, 8 अपॉन 100, टाइम फॉर 1 ईयर, सो दैट विल बी 100 into 8 will be 800, so that will be 800. Now अब अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 800, तो हमारा आ गया 10,800। तो सेकंड टर्म क्या होगी 10,800। अब अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द I3 निकालें, दैट विल बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारा इस केस में क्या है 10,800, रेट कितना 8% टाइम 1, सो 108 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 864। अब इस केस में A3 कितना आ गया 10,800 प्लस 864, दैट विल बी 64। Now 8 plus 8 16, so that means 11,664. So third term will be 11,664. Now अगर हम I4 निकालें, then that will be 11,664 multiplied by 8 upon 100, 1 year time। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 8 4 the 32, 8 6 the 48, 48 plus 3 51, 8 6 the 48, 48 plus 5
50 48 plus 5 will be 53. So 3 5 कैरी किया, 8 plus 5 13, 1 कैरी किया तो 8 plus 1 आ गया 9. तो ये हमारा आ गया 93,312. अब हम इसका प्रिंसिपल निकालेंगे. 100 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 933.12. अगर हम इसका A4 निकालें तो अब हम इसमें 933.12 ऐड करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा ये आ गया. इस केस में जो हमारा पिछला अमाउंट है वो अगला प्रिंसिपल हो जाता है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 0.12. 4 plus 3 7, 6 plus 3 9, 6 plus 9 15, 5 1 कैरी किया 2. तो ये हमारा आ गया 12,597.12. नाउ अगर हम सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालें, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो उस केस में अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर तो वो सेम आता है तो वो हमारा एपी सीक्वेंस है, अदरवाइज नहीं. तो लेट अस चेक. अब D1 निकालने के लिए हमें क्या होता है, A2 minus A1. नाउ A2 कितना, 10,800. उसमें से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट विल बी 800. सो D1 हमारा आ गया 800. नाउ लेट अस चेक फॉर D2, दैट विल बी A3 minus A2. तो A3 हमारा कितना है, 11,664 minus 10,800. A2 is there. So अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, 16 minus 8 is 8. So 0 minus 0 is 0. So ये हमारा D2 आ गया 864. अब अगर हम ध्यान से चेक करें तो D1 आ गया 800, D2 is 864. So here D1 is not equal to D2. So no need to solve it further, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है पहले दो ही केसेस में, तो दैट मीन्स इट इज नॉट एन एपी. दैट्स ऑल.